तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जेईई 2023 के क्या क्या डेट्स थे। ये डेट्स बेसिकली हो गए, इन पे एग्ज़ाम तो ये बीत चुके हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको ये हो सकता, आप अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि अगले साल भी किस तरह से एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या क्या सब पैटर्न रहने वाला है। ज़्यादा चीज़ नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं। तो अगले जो ब्राउज़र आएगा जेईई 2024 का, वो भी मैं बना दूंगा। अभी 2023 का ही देखा जाए तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जेईई मेंस से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन यूज किए गए हैं पूरे पीडीएफ में, जैसे जेईई मेन का किसका एब्रिविएशन है, तो ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम मेंस का। सीएसए भी क्या होगा, तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं। बेसिकली अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक अगर काम ना करे तो उस लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट अपने टेलीग्राम के ऐप में पेस्ट कीजिएगा, तब ये परफेक्टली काम कर जाएगा। तो सबसे सीधे चला जाए मेन पॉइंट्स पे। ये सारे डेट्स थे जो, जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म से 15 दिसंबर 2022, ये सारे डेट्स बीत चुके हैं। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं जो 2024 के लिए जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ डेट्स थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे। ये सब तो चेंज नहीं होता है। जैसे बीई या बीटेक के लिए पेपर 1 के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये जो कैंडिडेट होते हैं उनमें मेल का फीस लगता है फॉर्म फिलिंग के लिए 1000 रुपीज़, और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो आपको 5000 लेंगे। फीमेल के लिए 800 और 4000। अगर SC ST से है तो मेल के लिए 500, आउटसाइड है तो 2500, फीमेल के लिए 500 और 2500। बेसिकली यही रहता है। थर्ड जेंडर में 500 दोनों, 500, और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो 3000। सेम उसी तरह हो जाएगा आपके BE BTech और बी आर्ट्स के लिए, या अगर आप BE BTech और बी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं, या तीनों के लिए जा रहे हैं, BE BTech, बी आर्ट्स एंड बी प्लानिंग के लिए, या सिर्फ बी आर्ट्स और बी प्लानिंग के जा रहे हैं, तो ये सारे आपको कैटेगरी मिल जाएंगे। इसमें आप फीस देख सकते हैं। तो जल्दी से मेन इन्फॉर्मेशन पे चला जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको सबसे पहले एक रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। वो ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, जिसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए बिना मास्क का। आपको मास्क पहनकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। और आपके जो ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए, उसमें बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अब इस फोटोग्राफ को JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। एक सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। साथ ही जो स्कैन किए हुए सिग्नेचर का साइज है वो 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेंगे SC ST OBC EWS। अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगे, जनरल के लिए नहीं लगता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका साइज होगा 50 KB से 300 KB के बीच। स्कैन किए हुए कॉपी ऑफ PWD कैंडिडेट शुड बी इन द PDF। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए, उनके को जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फी पेमेंट का क्या सीन है, तो आफ्टर कंप्लीट ऑल द सारे स्टेप्स अगर आप पूरा कर लेंगे, जो भी आपको डिटेल्स भरने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो कैंडिडेट हैव टू पे द रिक्वेस्टिंग एग्जामिनेशन फी। जो ऊपर एग्जामिनेशन फी बताया गया उसके हिसाब से उनको पे करना है। तो द फी कैन बी सबमिट ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI। तो आप ही किन किन चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं। पहला बात, आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। और किन किन चीज़ों के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट ensure that they have provided the correct email address and mobile number. A copy of confirmation page and final scorecard of JEE Main 2023 will be sent to the registered email address of candidate
एज वेल एज पेरेंट या गार्जियन। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो ईमेल आईडी आपने दिया है वो एक्टिव हो, उसे आप रेगुलरली चेक करते हो, क्योंकि स्कोर कार्ड हो गया और भी जो मेन इन्फॉर्मेशन होते हैं वो जेईमेल के थ्रू वो आपको ईमेल आईडी पे ही मिलते हैं। एक ऐप के बारे में बताया गया कि कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सैंडेस एप्लीकेशन एज अ सेकेंडरी चैनल टू रिसीव टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटीए। अगर आप एनटीए के वेबसाइट से टाइम टू टाइम अपडेट चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, सैंडिस। ये ऐप क्या क्या करते हैं, तो विजिट कैसे आप डाउनलोड करोगे, तो गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना, सर्च इंजन में सैंडिस ऐप सर्च कर लेना, ये अपीयर होगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। नोट में कुछ बातें लिखी गई है, तो फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 इज नॉट completed. सच फॉर्म विल स्टैंड रिजेक्टेड एंड नो correspondence ऑन दिस अकाउंट विल बी entertained. स्टेप 3 क्या होता है, फी पेमेंट का। अगर आप वो नहीं किए, बाकी सारे चीज़ें फिलअप कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो भी अगर आप फी पेमेंट नहीं किए तो आपके वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। द एंटायर अप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जेईई मेन 2023 इज ऑनलाइन। जो भी अप्लीकेशन प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वेरीफाई कराना, ये सब ऑनलाइन चलेगा, इंक्लूडिंग अपलोडिंग स्कैन इमेज एंड डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ फीस एंड प्रिंटिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आपकी होंगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, इमेज अपलोड करना हो, फी का पेमेंट करना हो, या कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट आउट निकलवाना, ये सब ऑनलाइन ही आपको मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड भी अपलोड करना हो, ये भी ऑनलाइन ही मिलेगा, या एडमिट कार्ड जब जेईई मेंस का आ जाएगा तो उसे भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। Therefore, candidates are not required to send or submit any document including confirmation page to NTA through post, fax, WhatsApp, email by hand. यानी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, आपको अलग से पोस्ट एनटीए के पास पोस्ट करने की, फैक्स भेजने की, या व्हाट्सएप, ईमेल, या बाई हैंड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि एनटीए हैज़ फैसिलिटेटेड ऑल कैंडिडेट विद एन एडिशनल प्लेटफॉर्म ऑफ Umang and DigiLocker to download their document like confirmation page, admit card, scorecard, etc. Instruction will be provided in subsequent phases. Candidates are advised to visit the NTA website and check their email regularly for the latest updates. कहा जा रहा है कि आप ये उमंग और डिजीलॉकर, ये जो वेबसाइट ऐप्स हैं या और वेबसाइट्स भी हैं, इन पे भी अगर आप चाहो तो एडमिट कार्ड हो गया, कंफर्मेशन पेज होगा, स्कोर कार्ड, ये डाउनलोड कर सकते हो। डिजीलॉकर पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि अपना आधार कार्ड, अपना 10th का मार्कशीट, अपना 12th का मार्कशीट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको उस डिजीलॉकर पे मिल जाएंगी। कुछ एडवाइस दिया गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। यही सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन व्यू पे लेके जाना है। पहला हो गया एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट डाली फील्ड। आपको एडमिट कार्ड लेना है। अगर एडमिट कार्ड एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लेना है जो एनटीए वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक जो ट्रांसपेरेंट हो, बॉल पॉइंट पेन हो, वो आपको लेके जाना है। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। आपको एडिशनल कुछ फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। मैक्सिमम तो 3 फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ता ही है, लेकिन अगर आप थोड़े और लेके जाते हैं तो अगर कुछ कारण हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसमें ठीक रहेगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना है, आपको वहाँ पे दिया नहीं जाएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए आपके पास। शुगर टैबलेट, फ्रूट इन केस द कैंडिडेट इज डायबिटिक, ये सब आप रख सकते हो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हो आप तो। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं कि ऑल कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मदर्स फादर्स नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। जो भी आपने इन सब के बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा वो करेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज द एटमोस्ट केयर इन द फिलिंग ऑफ द करेक्ट डिटेल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें करेक्ट डिटेल से फिल करना या थोड़ा अच्छे से फिल करना है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पार्टिकुलर्स एंड अपलोड स्कैन इमेज एट एनी
स्टेट विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ भी आपने गलत किया तो बाद में उसके लिए एनटीए जिम्मेवार नहीं होगा और आप दे नहीं सकते हो एग्जाम। एनटीए विल नॉट entertain द करेक्शन सेट बाय द कैंडिडेट थ्रू। इन सारी चीज़ों के द्वारा अगर आप फिर से करेक्शन के लिए एनटीए के पास भेजते हो तो वो करेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली आप सिंपल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप एग्जाम सेंटर में लेके नहीं जा सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते हो, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते हो, हैंड बैग, पर्स, एनी अदर पेपर, सैनिटाइज, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड रिटन मटेरियल, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लेके नहीं जा सकते हो अंदर। अब एनटीए क्या है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि ये जो जेई मेंस को कंडक्ट कराता है इसके बारे में बेसिकली आप पढ़ सकते हो। इस कब इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ें एनटीए के बारे में लिखा गया है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए तो जेई में 2023 का एग्जामिनेशन तीन चीज़ों में होता है कि पहला पेपर 1, पेपर 2 है और पेपर 2 भी। बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेपर 1 ही देते हैं लोग, जो बी या बीटेक के लिए जाते हैं लोग। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। पेपर 2, पेपर 2 में क्या क्या रहता है तो पेपर 2 के दो पार्ट होते हैं। पहले में मैथमेटिक्स, दूसरे में एप्टीट्यूड। ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है और कुछ ड्राइंग के पार्ट भी होते हैं, ड्राइंग टेस्ट, जिससे पार्ट 3 में पेन और पेपर ऑफलाइन मोड में आपको मिलेंगे और आप एक A4 साइज ड्राइंग शीट आपको मिलेंगी अब बनाने के लिए। पेपर 2 भी बी प्लानिंग का होता है, जिसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस और कंप्यूटर बेस्ड। ये टेस्ट सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ये मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड का हो गया और कुछ प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे। अब किन किन लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो तो आप चुन सकते हो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सब लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है तो आप किन किन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, सारे एग्जामिनेशन जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश में एग्जाम देने के लिए छूट मिल सकती है। इंग्लिश और हिंदी के लिए ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया के जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको इंग्लिश और असमीज में देना है, इनमें से कोई चूज करना है या तो असमीज में अगर आप देना चाहते, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। जो भी आप चुनिएगा, अगर आप हिंदी चुनिएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अगर सिर्फ आप इंग्लिश चुनिएगा तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। अगर आप असमीज चुनते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और असमीज दोनों में होगा। और इसके लिए सेंटर्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर इन असम, असम के जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपको ये असमीज लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसी तरह बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इन सब के बारे में जो सेंटर्स होंगे वो बताए गए हैं, आप पढ़ लेना। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया कि पेपर 1 बी या बीटेक होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड क्वेश्चन फॉर द विच आंसर इज न्यूमेरिकल। पहले टाइप में एमसीक्यू होगा, दूसरे टाइप में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कुछ डिजिट हो सकता है 2 डिजिट तक आपको आंसर फिल करने होंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। सिमिलरली ये भी आप पढ़ सकते हो कि A4 साइज पेपर मिलेगा, सीबीटी ऊपर वाला सीबीटी होगा। पेपर 2 बी प्लानिंग कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी। ये सारे उसके फॉर्मेट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू होगा, सेकंड में किस टाइप का हो सकता है एमसीक्यू या। अब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा तो बी या बीटेक के लिए जो पेपर 1 के लिए स्टूडेंट फिल किए होंगे फॉर्म, उनमें मैथमेटिक्स में 20 + 10 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में 20 + 10 30 और केमिस्ट्री में 20 + 10 30, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक का मार्क 100 100 100 रहेगा, यानी आपको 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें आपको सिंगल करेक्ट होगा और आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर देना नेसेसरी होता है। अगर आप नहीं बना तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें केवल 5 ही क्वेश्चंस को बनाना रहता है, यानी कितना 25 क्वेश्चंस हो गए, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आप मान सकते हो। यहाँ पर उसका डिटेल्स दिया गया है।
अब मार्किंग स्कीम का क्या रहेगा कि करेक्ट आंसर या और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आपको टिक करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिएगा तो -1 मिलेगा, और अगर आंसर आपने दिया ही नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -1, और अगर आपने कोई मार्क नहीं किया तो 0 मार्क्स। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट, मेरिट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? द कन्वर्जन ऑफ रॉ स्कोर इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ टोटल इनटू एनटीए स्कोर। सारे जो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स हैं उनको ऐड करके एनटीए स्कोर को निकाला जाएगा। ओवरऑल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मर्जिंग एनटीए स्कोर ऑफ ऑल शिफ्ट्स ऑफ ऑल डे। सारे शिफ्ट के सारे, मतलब एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता, मतलब एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो पाता है, एक ही दिन के 2 शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे 6 दिन भी लग जाते हैं एक जेईई मेंस का पेपर पूरा कराने में। तो सारे मार्क्स को मर्ज कर दिया जाएगा, उसमें जो मैक्सिमम होगा उसी को हाईएस्ट स्कोर दिया जाए, हाईएस्ट रैंक मिलता है। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई, अगर कुछ टाई हो गया तो क्या क्या मेथड है? तो टाई बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल टोटल एनटीए स्कोर इन पेपर 1 वी हैव बीटेक विल रिजॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। एनटीए स्कोर इन मैथमेटिक्स फॉलोड बाई, अगर 2 स्टूडेंट्स के एनटीए स्कोर सेम है तो किसको अच्छा रैंक दिया जाएगा? तो जिसके मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छे होंगे उसे अच्छा स्कोर दिया जाएगा। इसके बाद अगर दोनों के मैथमेटिक्स में भी सेम मार्क्स हैं तो फिजिक्स को देखा जाएगा, उसमें भी सेम है तो केमिस्ट्री को देखा जाएगा। अगर तीनों में सेम सेम है और टोटल भी सेम है तो चौथे नंबर पे आ गया कैंडिडेट विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल सब्जेक्ट इन द टेस्ट फॉलोड बाई। यानी जो कैंडिडेट सबसे कम संख्या में इनकरेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट किया होगा वो कैंडिडेट को अच्छे रैंक दिए जाएंगे। अगर ये भी टाई होगा तो ये सारे कुछ और तरीके बताएंगे, आप इन्हें बेसिकली पढ़ सक लेना। इस डॉक्यूमेंट को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप पढ़ लेना इसके बारे में। सेम वी आर्च के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसी तरह उसके कुछ प्रोसेस कैसे डिसाइड रैंक डिसाइड होंगे, और सेम वी प्लानिंग के बारे में वही है। यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन के बारे में बताया गया कि पेपर 1 जो बी है बीटेक के लिए होगा, सब्जेक्ट वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। टोटल टाइम ड्यूरेशन, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो आपको 3 आवर्स मिलेंगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 4 आवर्स मिलेंगे। कंपल्सरी टाइम फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर ऑफ 20 मिनट्स फॉर अ 1 आवर एग्जामिनेशन, यानी हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को वी प्लानिंग के लिए। और वी आज के लिए आप बेसिकली यहाँ से पढ़ सकते हो। सिलेबस भी अगर आप चाहो तो मोर डिटेल्स अगर चाहते हो तो इस वेबसाइट पर चले जाना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्या है? तो फॉर अपियरिंग इन जेईई मेन 2023 देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2021 या 2022 और अपियरिंग इन 2023 रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपियर इन जेईई मेन 2023 एग्जामिनेशन। बेसिकली आप जेईई मेन में कब अपियर हो सकते हो? अगर 2023 में अपियर होना है तो आप अगर 2021 से हो, 2021 में अगर आपने 12 पास किया है, या 2022 में पास किया है, या 2023 में पास किया है, तो ये 3 ईयर वाले आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ से और सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, आप इसके लिए इसे पढ़ लेना, ये उतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उसी के बारे में वापस बताया गया कि 2021-22 और 23 वाले स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, क्या कोई पार्टिकुलर स्टेट है जो एलिजिबिलिटी बताता है? एलिजिबिलिटी के लिए कोई पार्टिकुलर स्टेट, द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैव पास 12 या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द virtue of which candidate become eligible to appear in JEE Main 2023. It is important to know that state code of eligibility does not depend upon the native place or place of residence of candidate. For example, if a candidate appears for class 12 qualifying examination from an institution situated in New Delhi and is a resident of Noida, Uttar Pradesh, then candidate's state code of eligibility will be that of Delhi, not that of Uttar Pradesh.
बेसिकली इसमें बताया गया कि अगर आपने 12 का एग्जाम जहाँ से भी पास किया है आपको स्टेट कोड वहीं का डालना है। ये नहीं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हो, अगर आपने पढ़ाई कर ली कोटा से, वहाँ के से 12 का एग्जाम दिया और वहाँ के बेसिकली वहाँ के स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से आपने 12 का एग्जाम दिया, तो आप स्टेट कोड बिहार का नहीं डालिएगा, आप स्टेट कोड कोटा का डालिएगा। ये और सारी चीज़ें बताई गई है, बेसिकली आप ये पढ़ लेना। रिजर्वेशन का क्या सीन है, तो जनरल कैटेगरी बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल ईडब्ल्यू 10% सीट रिजर्व होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी एनसीएल के 27% सीट्स रिजर्व होंगे। जो एससी कैटेगरी के उन्हें 50% मिलेगा और शेड्यूल ट्राइब उन्हें 7.5%। जो पर्सन डिसेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कुछ कारण वो डिसेबल है तो वो 5% सीट के हकदार होंगे। 5% से ज़्यादा मिलेगा लेकिन 5% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा सारे कैटेगरी में। इसमें जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सारे कैटेगरी आ जाएंगे ना। अब है कि कुछ नोट है इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% impairment irrespective of type of disability shall be eligible for the benefit of the पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी होना चाहिए। Leprosy cured candidates who are otherwise fit to pursue the courses are also included in this category। अगर आप लेप्रोसी था पहले, अगर आप उससे रिकवर कर चुके हैं तो भी आप फिट है इसके लिए, इस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को पाने के लिए। Candidates with less than 40% disability but difficulty in writing as prescribed by the competent authorities are also included in this category। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन अगर आप लिखने में एबल नहीं है, हो सकता है कि आपको आई डिसेबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम, अगर आप लिखने में उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आपको ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी जो कोटा है उसका बेनिफिट मिल सकता है। फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग टू द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसी तरह ओबीसी एनसीएल के बारे में, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बारे में। अब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखे गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। डिसेबिलिटी किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो फिजिकल हो या मेंटल हो या इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हो, कुछ सेंसर्स आपके काम नहीं कर रहे हो। पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो उससे माना जाएगा बेंच मार्क डिसेबिलिटी। विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स एंड इंक्लूड्स a person with disability where specified disabilities has been defined। बेसिकली उसी के बारे में बताया गया जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप जाकर कुछ और भी जानकारी ले सकते हो गाइडलाइंस के बारे में। ट्राइब्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी ये अभी हम लोगों ने जाना। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये उसी के कारण इसको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, इस एक्ट के कारण। The benefit of reservation for admission to NITs, IIITs, CFTIs shall be given only to those classes caste tribes which are in respective central list published by Government of India from time to time। अगर आपका जो भी कास्ट है वो अगर सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड है और पर्टिकुलर टाइप में आता है जैसे SC ST या OBC में आया तो ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप जिस कास्ट से हैं वो सेंट्रल लिस्ट में अगर ओबीसी में आता है लेकिन स्टेट में वो सेम कास्ट अगर जनरल में आता है तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, ना कि जनरल का। चॉइस ऑफ सिटीज़ आप फिल कर सकते हो कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे आपको आ जाएंगे, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिखेंगे, वहाँ से आप फिल कर सकते हो। अब ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या कैसे डिटेल्स भी भरने होंगे, जैसे कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर,
एड्रेस लोकेलिटी ऑप्शनल होगा, सिटी टाउन विलेज ये आपको भरना मैंडेटरी है। कंट्री आप फिल करना होगा उसमें, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल एड्रेस। आप चाहो तो इन दोनों में सेम भी भर सकते हो, अगर अलग अलग भरना है तो वो भी कर सकते हो। पेरेंट्स है गार्जियन मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे फिल करना होगा। कुछ और चीज़ें बताई गई है कि अगर आपने 12 नहीं किया, कोई दूसरा डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं और वहाँ पे आपको CGPA टाइप का कुछ आपको मार्क्स मिले हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे फिल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेंगे, आपको कहीं दूसरे जैसे फैक्स से आपको नहीं आने वाला है, ना ही पोस्ट ऑफिस से आपको पास एडमिट कार्ड आएगा। आपको ऑनलाइन ही जिस रेफरेंस नंबर से आपने जो भी रेफरेंस नंबर आपको अलॉट हुआ होगा उसी रेफरेंस आईडी पे आपको सारे आपके एडमिट कार्ड आपके मार्क्स वहीं पे आएंगे। कोई इशू हो तो आप NTA के पास ईमेल लिख सकते हो। एग्जामिनेशन का शेड्यूल ये था पिछली बार जो अभी बीत चुका है, तो अगली बार सेम, ज़्यादा कुछ ये सिर्फ डेट्स ही चेंज हो गए, बाकी सब मटेरियल तो लगभग उसी तरह रहता है। कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल ऑन टाइम, दैट इज 2 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर जब एग्जामिनेशन होने वाला है उससे 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। Candidates should take their seats immediately after the opening of examination hall. If candidates do not report on time due to any reason, that is traffic jam, train, bus delay, etc., they are likely to miss some of the important instruction to be announced in examination rooms hall. The NTA shall not be responsible for any delay. अगर किसी भी कारण से आपका कोई डिले हो जाता है तो इसके लिए NTA जिम्मेवार नहीं होगा। आपको सारे इंट्रक्शन, क्योंकि उसी शुरुआती में आपको जो जो रूम अलॉट होगा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, अगर वो आप नहीं सुन पाए या कुछ कारणों से डिले हो गया तो आपको बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये और कुछ रूल्स है, जैसे मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, कोई भी अनएथिकल चीज़ें नहीं करनी है, चीटिंग के लिए कोई नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये सब आप पढ़ लेना। रफ वर्क के लिए बताया गया कि अलग से आपको कुछ रफ शीट्स दिए जाएंगे, वहाँ पे उतने में आपको रफ का वर्क अपना कर लेना है। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड बेंच एंड ब्रेच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। अगर कुछ आप अनफेयर चीज़ें करते हो तो आपको एग्जामिनेशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो आप करने की कोशिश ना करो। वो अनफेयर में वही आता है, मोबाइल हो गया, एडमिट कार्ड, दूसरे के एडमिट कार्ड पे खुद से एग्जाम देने चले जाना। कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ JEE 2023 ऑफ कैंडिडेट्स हु इंडल्ज इन अनफेयर मिस प्रैक्टिसेस विल बी कैंसिल्ड एंड विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर आप किसी अनफेयर प्रैक्टिस में पकड़े गए तो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, जो भी क्वेश्चंस आपको मिले होंगे उसका डिस्प्ले, उसका आंसर की भी कुछ समय में आ जाएगा। द NTA विल डिस्प्ले द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन ऑन द NTA वेबसाइट्स। NTA की वेबसाइट्स पर वो बेसिकली आंसर्स आ जाएंगे with a public notice issued to this effect on the said website to provide an opportunity to candidate to challenge the provisional answer keys with a non-refundable online payment of 200 rupees per question challenge as processing charges. The provisional answer keys are likely to be dispatched for 2 to 3 days. बेसिकली इसमें बताया गया कि अगर जो भी आप एग्जाम JEE 2023 का एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद रिजल्ट से पहले एक प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। आप मिला लो जो भी आपने बनाया उसके हिसाब से, उससे आपने अपना चेक कर लिया। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आपको लग रहे हैं कि ये मेरा वाला क्वेश्चन सही है लेकिन जो NTA दिया हुआ है आंसर वो गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। NTA को एक ईमेल लिख देना सिंपली, लेकिन आपको इसके लिए 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब ये 200 रुपीज़ अगर आपके
चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो भी ये 200 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं है, आपको 200 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। अब बताया गया कि बीटेक BR जो बी प्लान सबके बारे में यहाँ पे फिर से बताया गया है। ये सब चीज़ें बेसिकली उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो BR या बी प्लानिंग के लिए अभी जा रहे हैं। तो अभी इसे थोड़ा स्किप किया जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लेना। रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट का क्या है कि देयर शैल बी नो री एवेल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। कोई भी इसका रीचेक नहीं होगा जो भी रिजल्ट आपके आएंगे। यूज ऑफ स्कोर्स ऑफ जेईई मेन 2023 बाई अदर ऑर्गेनाइजेशंस। द मेरिट लिस्ट स्कोर्स / रिजल्ट ऑफ जेईई मेन 2023 मे बी यूटिलाइज्ड बाई अदर entities of central state governments with their eligibility criteria, norms, applicable regulation, guidelines and rules। जो भी आपने को जेईई मेंस में स्कोर मिला उसके हिसाब से आप दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस को बताया गया है। Eligibility for admission is NITs, IIITs, CFTIs participating through Central Seat Allocation Board CSAB। सबसे पहले आपको जोसा के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा। अगर जोसा के थ्रू काउंसलिंग में अगर सीट नहीं मिल पाता है तो कुछ या सीट आपको अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो कुछ बच्चे CSAB काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं लोग। CSAB काउंसलिंग में बेसिकली कुछ सीट्स जो खाली बच जाते हैं या जो बच्चे NIT का सीट लेकर छोड़ देते हैं लोग उनके लिए CSAB काउंसलिंग होता उन वो खाली सीट्स के लिए CSAB काउंसलिंग होता है। एक बात ध्यान में रखिए कि CSAB काउंसलिंग कभी भी IITs के लिए नहीं होता, सिर्फ NITs, IIITs, CFTIs के लिए ही होता है। यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी का बताया गया कि जो जेईई मेंस का आपको स्कोर मिलेगा उससे आप अदर इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, वो अप्लीकेबल होता है सिर्फ कुछ कॉलेजेस को छोड़कर। वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं लोग। अब है कि कैंडिडेट शुड बी अमंग द टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द BE BTech पेपर ऑफ जेईई मेन 2023। यानी जेईई मेंस के थ्रू इतना ही बच्चों का सिलेक्शन होगा जेईई एडवांस के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन 2 consecutive ईयर्स। जेईई मेंस आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन जेईई एडवांस आपको 2 ही बार अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कुछ टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं जैसे कि जो मेन आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले आप चाहते हो कि कुछ टेस्ट प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्चुअल कुछ ऐसे वेबसाइट्स डेवलप किए गए हैं या NTA के वेबसाइट पे ही आपको कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उससे आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताए गए हैं, वहाँ इससे आप पढ़ सकते हो। ये कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल टेस्ट अभ्यास एक तरह का ऐप बनाया गया जिसमें आप जेईई नीट UGC नेट इन सब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मिसलेनियस कुछ बताए गए हैं कि क्यूरी रेड्रेसल सिस्टम, इसके बारे में बताया गया है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी हैज एस्टैब्लिश्ड अ क्यूरी redressal system, an online web enabled system developed by NTA। QRS is a platform based on the web technology that primarily aims to enable the submission of queries by the registered candidate of JEE Main। अगर आपको कुछ क्यूरी है, कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट है तो आप यहाँ पे QRS के वेबसाइट पे जाके आप पूछ सकते हो। जो भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस चेक करना है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जानना है, डाटा एंड वेन्यू ऑफ इंटरनल मीटिंग के बारे में जानना है, एनी इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिलेवेंट इन द ओपिनियन ऑफ NTA। तो ये सारी जो इंटरनल चीज़ें इसके बारे में आपको जानना मतलब ये अनएथिकल चीज़ें हैं, ये सब के लिए आप ट्राई नहीं कीजिए।
अगर कोई आपकी जान पहचान का है उससे आप ट्राई कर रहे हैं तो ये सब अनएथिकल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के फॉर्मेट दिए गए हैं कि बेसिकली आपको जो भी फॉर्म्स बनवाने हैं वो इन सारे फॉर्मेट्स में बनवाने हैं। अगर आपको जैसे कि ये हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए जो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनाना है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। आप बेसिकली इस फॉर्मेट के इस पेज को आप पीडीएफ में निकलवा लो, इसी पे आप बनवा लेना, ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मेट में नहीं बनवाना है, आपके जो स्टेट वाले दूसरे फॉर्मेट देते हैं, तो आप बेसिकली उसके लिए भी जा सकते हो। तो ये फॉर्मेट रहा इकोनॉमिक्स जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट लीव ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसका ये फॉर्मेट होगा। उसी तरह बाकी सारे फॉर्मेट यहाँ पे बताए गए हैं, बेसिकली उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट निकलवा के उस पर बनवा लेना है। अगर नहीं इस पर बनवाने का मन है तो आप अपने स्टेट वाले भी बनवा लेना, वो काम चल जाता है। एक बात ध्यान रखना है कि ओबीसी एनसीएल का जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है आपको वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सबसे पहले आपको सबसे मिनिमम लेवल पर अप्लाई करना होगा, उससे जो बन के आएगा ब्लॉक लेवल पर वो आपको एसडीएम के लिए अप्लाई करना होगा, उससे जो बन के आएगा उसको आप फिर से डीएम के लिए अप्लाई करोगे। ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सारे जो भी फॉर्मेट दिए गए वो यहाँ से डाउनलोड करके आप बनवा सकते हो। सीबीटी एग्जाम्स कहाँ कहाँ हो सकते थे उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया था। उसके बाद ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कैसे कैसे होगा, ये बेसिकली उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी क्यूरी आप डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हो। यहाँ पर कुछ सिलेबस के बारे में बताया गया है। सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो मैथमेटिक्स के लिए ये सारे सिलेबस होंगे। यूनिट 1 में आपको सेट रिलेशन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसी तरह फिजिक्स में अगर आया जाए तो फिजिक्स मेजरमेंट काइनेमेटिक्स ये सारी चीज़ें होंगी। और भी यहाँ सारी डिटेल्स दिए गए हैं, आप बेसिकली टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लेना। केमिस्ट्री में भी ये सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके छोटे छोटे चैप्टर्स बना कर दिखाए गए हैं, लेकिन बेसिकली आपको 90 चैप्टर्स की तैयारी करनी रहती है एक पूरे जेई के एग्ज़ाम में। 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 फ्रॉम फिजिक्स एंड 30 फ्रॉम केमिस्ट्री। उसके बाद कुछ बी आर्ट्स और बी प्लानिंग के स्टूडेंट्स के लिए उनके जो भी कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे उसके बारे में बताया गया है, तो वो बच्चे इससे भी जान सकते हैं लोग। ये फॉर्म फिलिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। बेसिकली ये फॉर्म फिलिंग का आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में सिखाया गया होगा, आप उनसे बेसिकली सीख सकते हो। तो इतना ही था जे मेंस के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था 2023 के में। 2024 का अगर नया है तो मैं उसमें भी अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वर्क हाइक के बारे में बता दूँ तो ये बेसिकली ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पॉकेट इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर आपको बनाने हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, उसका हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 रुपीज़ मिल जाएंगे। इससे आपको दो तरह के फ़ायदे होंगे। पहले तो आपको 30 रुपीज़ से आपको पॉकेट मनी जनरेट हो जाएंगी। सेकेंड, आपको जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अब ये हर एक क्वेश्चन के लिए 30 रुपीज़ है। अगर आप दिन का 10 क्वेश्चन भी बनाते हो तो 300 रुपीज़ जनरेट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आपको हर एक मंथ के अंतिम डे पे आपको इसका पूरा फाइनल पेमेंट कर दिया जाता है। इसके बारे में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप बेसिकली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर देना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।